हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि हम एनईपी के एमसीक्यू कर रहे हैं, जिसमें हमने पहले भी 3 से 4 वीडियोस करवा दी हैं और जितने भी हमारे एमसीक्यू रह गए हैं तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में करवा देंगे, है ना। तो हमारे 120 क्वेश्चन हो गए थे, तो आज हम उसके आगे के क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए, टाइम वेस्ट ना करते हुए देखते हैं हमारा आज का पहला प्रश्न। तो फ्रेंड्स, जैसा कि पिछली वीडियोस में हमने 120 क्वेश्चन कर लिए हैं, जिसकी हमने 2 से 3 वीडियो अपलोड करी हैं। तो जिसने भी वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले वो जाके देख लीजिए, उसके बाद ये देखना, तभी आपको ये समझ में आने वाला है ना। तो हमने 120 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, तो आज हम उसके आगे के क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, नीति में कहा गया है कि नियामक ढांचा हल्का लेकिन चुस्त, यानी कि लाइट बट टाइट, है ना। लाइट बट टाइट का मतलब है हल्का लेकिन चुस्त होगा। इस दृष्टिकोण का निर्धारित उद्देश्य क्या है? तो पहला ऑप्शन है स्वायत्तता के माध्यम से नवाचार को प्रोत्साहित करते हुए अखंडता और पारदर्शिता सुनिश्चित करना। सेकंड ऑप्शन है स्कूलों के लिए सभी सरकारी धन को कम करना। तीसरा ऑप्शन है राष्ट्रीय परीक्षणों में अच्छा प्रदर्शन नहीं करने वाले सभी स्कूल को बंद करना। और लास्ट ऑप्शन है सभी पाठ्यक्रम और शिक्षा शास्त्र पर सरकारी नियंत्रण को कसना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वायत्तता के माध्यम से नवाचार को प्रोत्साहित करते हुए अखंडता और पारदर्शिता सुनिश्चित करना, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का ज्ञान की छत्र छाया में कौन से विशिष्ट विषय शामिल किए जाएंगे, यानी कि नॉलेज ऑफ इंडिया, है ना। तो इसका ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है केवल भारतीय इतिहास और भूगोल। सेकंड ऑप्शन है भारतीय ज्ञान प्रणालियां, जिसमें जनजातीय ज्ञान और सीखने के स्वदेशी तरीके शामिल हैं। थर्ड ऑप्शन है केवल 1857 के बाद का आधुनिक भारतीय इतिहास। और लास्ट ऑप्शन है केवल भारतीय संविधान और राजनीतिक व्यवस्था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय ज्ञान प्रणालियां, जिसमें जनजातीय ज्ञान और सीखने के स्वदेशी तरीके शामिल हैं, है ना। तो इसमें क्या होता है, जो भारत का ज्ञान यानी कि नॉलेज ऑफ इंडिया में प्राचीन से लेकर आधुनिक तक, कब तक? प्राचीन से लेकर आधुनिक भारत तक का ज्ञान शामिल होगा, है ना। जो प्राचीन भारत है और जो आधुनिक है, तो उन दोनों का मतलब प्राचीन से लेकर आधुनिक तक का ज्ञान शामिल होगा। इसमें विशेष रूप से ध्यान दिया गया है कि जो भारतीय ज्ञान प्रणालियां हैं, जिसमें जनजातीय ज्ञान और सीखने के स्वदेशी और पारंपरिक तरीके हैं, उनको भी शामिल किया गया है एवं उसको क्या किया गया, कवर किया गया है ना। कौन कौन से? तो इसमें जो मतलब स्वदेशी है और जो पारंपरिक तरीके हैं, वो दोनों ही शामिल किए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन है ग्रेड 3, 5 और 8 में स्कूली परीक्षाओं के परिणामों का निर्धारित उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन है उत्तीर्ण नहीं होने वाले छात्रों को रोकने के लिए। सेकंड ऑप्शन है स्कूलों द्वारा उनके समग्र छात्र परिणामों का सार्वजनिक प्रकटीकरण करने के लिए। थर्ड ऑप्शन है विशिष्ट स्कूलों के लिए छात्रों का चयन करने के लिए। एंड लास्ट ऑप्शन है शीर्ष प्रदर्शन करने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्कूलों द्वारा उनके समग्र छात्र परिणामों का सार्वजनिक प्रकटीकरण करने के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्रों में
शिक्षण कार्य करने के लिए शिक्षकों को कौन सा विशिष्ट प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा? पहला ऑप्शन है 50% वेतन वृद्धि। सेकंड ऑप्शन है 2 साल बाद शहरी क्षेत्र में एक गारंटीड तबादला। थर्ड ऑप्शन है स्कूल के पास स्थानीय आवास का प्रावधान या बढ़ा हुआ आवास भत्ता। और लास्ट ऑप्शन है सभी गैर शिक्षण कर्तव्यों से छूट। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्कूल के पास स्थानीय आवास का प्रावधान या एक सेकंड। हाँ, इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्कूल के पास स्थानीय आवास का प्रावधान या बढ़ा हुआ आवास भत्ता। यानी है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखो इस नीति में क्या कहा गया है, तो इसमें कहा गया है कि ग्रामीण स्कूलों में पढ़ाने के लिए एक प्रमुख प्रोत्साहन स्कूल परिसर के पास या उस पर स्थानीय आवास का प्रावधान या बढ़ा हुआ आवास भत्ता होगा, है ना। अगला क्वेश्चन है सहयोग और सकारात्मक तालमेल को और बढ़ाने के लिए देश भर में कौन सा ट्विनिंग पेयरिंग कार्यक्रम अपनाया जाएगा? तो पहला ऑप्शन है एक सार्वजनिक विश्वविद्यालय को एक निजी विश्वविद्यालय के साथ जोड़ना। सेकंड ऑप्शन है एक सार्वजनिक स्कूल को एक निजी स्कूल के साथ जोड़ना। थर्ड ऑप्शन है एक भारतीय विश्वविद्यालय को एक विदेशी विश्वविद्यालय के साथ जोड़ना। एंड लास्ट ऑप्शन है एक तकनीकी संस्थान को एक कला संस्थान के साथ जोड़ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा एक सार्वजनिक स्कूल को एक निजी स्कूल के साथ जोड़ना, है ना। ट्विनिंग वन पब्लिक स्कूल विथ वन प्राइवेट स्कूल, है ना। एक सार्वजनिक स्कूल को एक निजी स्कूल के साथ जोड़ना। अगला क्वेश्चन है अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का उपयोग किस लिए किया जाएगा, है ना। तो देखो इसका शॉर्ट फॉर्म भी आ सकता है एबीसी। क्या आ सकता है? एबीसी, यानी कि अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, है ना। तो इसको आपको दोनों फॉर्म में याद रखना है, फुल फॉर्म भी और शॉर्ट फॉर्म दोनों याद रखना है ना। तो ऑप्शन पहला देख लेते हैं, उच्च शिक्षा के लिए छात्र ऋण प्रदान करने के लिए। सेकंड ऑप्शन है लचीले प्रवेश या निकास की अनुमति देने के लिए अर्जित अकादमिक क्रेडिट को डिजिटल रूप से संग्रहित करने के लिए। थर्ड ऑप्शन है संकाय के लिए अनुसंधान परियोजनाओं को निधि देने के लिए। और लास्ट ऑप्शन है सभी विश्वविद्यालय पाठ्य पुस्तकों के लिए एक भंडार के रूप में कार्य करने के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? लचीले प्रवेश निकाय की अनुमति देने के लिए एक अर्जित अकादमिक क्रेडिट को डिजिटल रूप से संग्रहित करने के लिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत को वैश्विक अध्ययन गंतव्य के रूप में बढ़ावा देकर नीति भारत के लिए कौन सी भूमिका बहाल करने का लक्ष्य रखती है? पहला ऑप्शन है एक विश्व गुरु के रूप में इसकी भूमिका। सेकंड ऑप्शन है आईटी में एक नेता के रूप में इसकी भूमिका। थर्ड ऑप्शन है दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में इसकी भूमिका। और लास्ट ऑप्शन है एक प्रमुख कृषि निर्यातक के रूप में इसकी भूमिका। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक विश्व गुरु के रूप में इसकी भूमिका, है ना। तो इसमें क्या कहा गया है, भारत को एक वैश्विक अध्ययन गंतव्य के रूप में बढ़ावा दिया जाएगा, है ना। तो आपको ये याद रखना है जिससे एक विश्व गुरु के रूप में इसकी भूमिका को बहाल करने में मदद मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा मंत्रालय में बनाई जाने वाली समर्पित इकाई का कार्य क्या होगा? पहला ऑप्शन है सभी एड टेक कंपनियों को विनियमित करने के लिए। सेकंड ऑप्शन है
के लिए सभी ऑनलाइन परीक्षाएं आयोजित करने के लिए। थर्ड ऑप्शन है डिजिटल बुनियादी ढांचे सामग्री के निर्माण और क्षमता निर्माण का समन्वय करने के लिए। और लास्ट ऑप्शन है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का प्रबंधन करने के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी बताइए। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डिजिटल बुनियादी ढांचे सामग्री के निर्माण और क्षमता निर्माण का समन्वय करने के लिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 सेकेंड। केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान को क्या विशिष्ट भूमिका दी गई है? पहला ऑप्शन है स्मार्ट कक्षाओं के लिए सभी हार्डवेयर विकसित करना। सेकंड ऑप्शन है सभी शैक्षिक सॉफ्टवेयर के लिए नियामक के रूप में कार्य करना। थर्ड ऑप्शन है दीक्षा और अन्य प्रौद्योगिकी पहलों को बढ़ावा देने और विस्तारित करने के लिए मजबूत किया जाना। और लास्ट ऑप्शन है एनईटीएफ को प्रतिस्थापित करना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दीक्षा और अन्य प्रौद्योगिकी पहलों को बढ़ावा देने और विस्तारित करने के लिए मजबूत किया जाना, है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा करने की प्रक्रिया क्या होगी? पहला ऑप्शन है 2040 में एक एकल समीक्षा आयोजित की जाएगी। सेकंड ऑप्शन है एमएचआरडी और राज्यों की टीमों द्वारा वार्षिक संयुक्त समीक्षा जिसे सीएबीए के साथ साझा किया जाएगा। थर्ड ऑप्शन है हर 5 साल में एक विदेशी एजेंसी द्वारा एक स्वतंत्र समीक्षा। और लास्ट ऑप्शन है प्रगति पर निर्णय लेने के लिए एक सार्वजनिक जनमत संग्रह। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा एमएचआरडी और राज्यों की टीमों द्वारा वार्षिक संयुक्त समीक्षा जिसे सीएबीई के साथ साझा किया जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन है प्रारंभिक चरण का प्राथमिक शैक्षणिक लक्ष्य क्या है? पहला ऑप्शन है अमूर्त अवधारणाओं के लिए विषय शिक्षकों का परिचय कराना। सेकंड ऑप्शन है बिना किसी औपचारिक सामग्री के विशेष रूप से खेल आधारित शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना। थर्ड ऑप्शन है खेल आधारित शिक्षा को आगे बढ़ाना लेकिन हल्की पाठ्य पुस्तकों और कुछ औपचारिक कक्षा शिक्षण को भी शुरू करना। और लास्ट ऑप्शन है छात्रों को ग्रेड 5 की बोर्ड परीक्षा के लिए तैयार करना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बताइए जल्दी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? खेल आधारित शिक्षा को आगे बढ़ाना लेकिन हल्की पाठ्य पुस्तकों और कुछ औपचारिक कक्षा शिक्षण को भी शुरू करना, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य चरण का प्राथमिक शैक्षणिक लक्ष्य क्या है? पहला ऑप्शन है अधिक अमूर्त अवधारणाओं को सीखने और चर्चा के लिए विषय शिक्षकों का परिचय कराना। सेकंड ऑप्शन है मुख्य रूप से बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करना। थर्ड ऑप्शन है माध्यमिक चरण की तरह लचीले विषय माध्यमिक चरण की तरह लचीले विषय विकल्प प्रदान करना। और लास्ट ऑप्शन है 10 दिवसीय बैगलेस व्यावसायिक इंटर्नशिप को पूरा करना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अधिक अमूर्त अवधारणाओं को सीखने और चर्चा के लिए विषय शिक्षकों का परिचय, है ना? यानी कि टू इंट्रोड्यूस सब्जेक्ट टीचर्स फॉर लर्निंग एंड डिस्कशन ऑफ मोर एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति में कहा गया है कि स्कूलों के लिए आवश्यकताओं को कम प्रतिबंधात्मक बनाया जाएगा, नया फोकस क्या होगा? तो पहला ऑप्शन है इनपुट इनपुट पर कमजोर और वांछित सीखने के परिणामों से संबंधित आउटपुट क्षमता पर अधिक जोर। सेकंड ऑप्शन है इनपुट भूमि क्षेत्र कमरों का आकार पर अधिक और जोर और परिणामों पर कम। थर्ड ऑप्शन है सभी स्कूलों को बिना किसी ढांचे के अपना पाठ्यक्रम निर्धारित करने की अनुमति देना। और लास्ट ऑप्शन है सभी स्कूलों को आवासीय होने की आवश्यकता। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनपुट पर कमजोर और वांछित सीखने के परिणामों से संबंधित आउटपुट क्षमता पर अधिक जोर, है ना? तो इसमें क्या कहा गया है कि फोकस यानी कि इनपुट पर कम जोर देने और वांछित सीखने के परिणामों से संबंधित आउटपुट, है ना, जो कि आउटपुट होता है उस क्षमता पर अधिक जोर देने पर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुदाय और पूर्व क्षेत्रों को स्कूलों में कैसे शामिल किया जाएगा? पहला ऑप्शन है पूरे स्कूल के बजट को वित्त पोषित करके। सेकंड ऑप्शन है एक से एक ट्यूशन और करियर मार्गदर्शन जैसे स्वैच्छिक प्रयासों को प्रदान करके। थर्ड ऑप्शन है प्रधानाचार्य के प्रशासनिक कर्तव्यों को संभाल कर। और लास्ट ऑप्शन है अंतिम परीक्षा के प्रश्न पत्र निर्धारित करके। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बताइए जल्दी। इसका आंसर हो जाएगा एक से एक ट्यूशन और करियर मार्गदर्शन जैसे स्वैच्छिक प्रयासों को प्रदान करके, है ना? तो देखो स्वैच्छिक प्रयासों में समुदाय और पूर्व छात्रों को शामिल करने के लिए जो प्रयास किए जाएंगे, इसमें क्या होगा? इसमें स्कूलों में प्रदान करना कि एक से एक ट्यूशन छात्रों को करियर मार्गदर्शन और परामर्श आदि शामिल हो, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन है HEI के लिए हल्का लेकिन चुस्त नियामक दृष्टिकोण विशेष रूप से किस पर केंद्रित है? पहला ऑप्शन है सभी पाठ्यक्रमों के लिए विशिष्ट पाठ्य पुस्तकों को अनिवार्य करना। सेकंड ऑप्शन है वित्तीय ईमानदारी, सुशासन और पूर्ण सार्वजनिक स्वप्रकटीकरण को विनियमित करना। थर्ड ऑप्शन है विश्वविद्यालयों के दिन प्रतिदिन के प्रशासनिक निर्णयों को नियंत्रित करना। और लास्ट ऑप्शन है संकाय वेतन और छात्र प्रवेश कोटा निर्धारित करना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? वित्तीय ईमानदारी, सुशासन और पूर्ण सार्वजनिक स्वप्रकटीकरण को विनियमित करना, है ना? तो देखो इसमें क्या होता है, हल्का लेकिन चुस्त, लाइट बट टाइट, है ना? तो इसका मतलब क्या है? हल्का लेकिन चुस्त। इसमें दृष्टिकोण हल्का लेकिन चुस्त दृष्टिकोण का अर्थ क्या है? इसमें इसका अर्थ है कुछ महत्वपूर्ण मामले विशेष रूप से जो वित्तीय ईमानदारी, सुशासन और पूर्ण ऑनलाइन और ऑफलाइन सार्वजनिक स्वप्रकटीकरण बहुत प्रभावी ढंग से विनियमित किए जाएंगे, है ना, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है संबद्ध कॉलेजों की प्रणाली को समाप्त करने के लिए निर्धारित समय सीमा क्या है? पहला ऑप्शन है 5 वर्ष की अवधि में। सेकंड ऑप्शन है 10 वर्ष की अवधि में। थर्ड ऑप्शन है 15 वर्ष की अवधि में। और लास्ट ऑप्शन है नीति को अपनाने के तुरंत बाद। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 15 वर्ष की
अवधि में, है ना, ओवर अ पीरियड ऑफ 15 ईयर्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संबद्ध कॉलेजों को स्वायत्तता प्राप्त करने में मदद करने के लिए उनका मार्गदर्शन करने के लिए कौन जिम्मेदार होगा? पहला ऑप्शन है एनआरएफ यानी कि नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। सेकंड ऑप्शन है उच्चतर शिक्षा अनुदान परिषद। थर्ड ऑप्शन है प्रत्येक मौजूदा संबद्ध विश्वविद्यालय। और लास्ट ऑप्शन है राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रत्येक मौजूदा संबद्ध विश्वविद्यालय, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HEI को अपने स्वयं के विकास के लिए एक रणनीतिक योजना के रूप में क्या बनाना आवश्यक होगा जो सार्वजनिक धन का आधार होगा? पहला ऑप्शन है एक संस्थागत विकास योजना। सेकंड ऑप्शन है एक वार्षिक वित्तीय रिपोर्ट। थर्ड ऑप्शन है एक छात्र प्रवेश नीति। और लास्ट ऑप्शन है एक संकाय भर्ती योजना। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या होगा? एक संस्थागत विकास योजना। क्या हो जाएगा? एक संस्थागत विकास योजना। तो देखो इसमें क्या होता है, जो प्रत्येक संस्थान होता है तो प्रत्येक संस्थान एक रणनीतिक संस्थागत विकास योजना बनाएगा, है ना। तो इसके आधार पर क्या होता है, इसके आधार पर संस्थान पहल विकसित करेंगे, अपनी प्रगति का आकलन करेंगे, जो तब आगे के सार्वजनिक धन का आधार बन सकता है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति दिव्यांग छात्रों के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करने का क्या प्रस्ताव करती है? पहला ऑप्शन है उन्हें अलग से केवल ऑनलाइन स्कूल प्रदान करके। सेकंड ऑप्शन है सभी प्रमुख भारतीय भाषाओं में शैक्षिक सॉफ्टवेयर विकसित करके जो दिव्यांग छात्रों के लिए सुलभ हो। थर्ड ऑप्शन है उन्हें सभी प्रौद्योगिकी आधारित आकलनों से छूट देकर। और लास्ट ऑप्शन है उनके लिए केवल गैर तकनीकी व्यवहारिक कौशल पर ध्यान केंद्रित करके। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से कमेंट बॉक्स में कर दीजिए। और फ्रेंड्स इसका आंसर बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारी क्लास की PDF होती है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और जो भी अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़ा है तो जल्दी से जुड़ जाइए। और टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहां से आप डायरेक्ट ऐड हो सकते हैं। और जिसने भी अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लीजिए, क्योंकि और भी हमारी वीडियोस आने वाली हैं जिसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपके कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट कीजिए कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है, ताकि हम और वीडियोस आपके लिए लाते रहें, है ना। तो इसका आंसर रह गया है, तो इसका आंसर बता दीजिए फटाफट से क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सभी प्रमुख भारतीय भाषाओं में शैक्षिक सॉफ्टवेयर विकसित करके जो दिव्यांग छात्रों के लिए सुलभ हो, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय कॉलेज के शिक्षकों को परामर्श और पेशेवर सहायता प्रदान करने के लिए कौन सा राष्ट्रीय मिशन स्थापित किया जाएगा? पहला ऑप्शन है परामर्श के लिए एक राष्ट्रीय मिशन। सेकंड ऑप्शन है शिक्षक शिक्षा के लिए एक राष्ट्रीय मिशन। थर्ड ऑप्शन है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। और लास्ट ऑप्शन है सामान्य शिक्षा परिषद। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? परामर्श के लिए एक राष्ट्रीय मिशन, यानी कि NMM, अ नेशनल मिशन फॉर मेंटरिंग। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राज्य में स्कूल गुणवत्ता मूल्यांकन और प्रत्यायन फ्रेमवर्क का विकास कौन करेगा? पहला ऑप्शन है राज्य स्कूल मानक प्राधिकरण। सेकंड ऑप्शन है राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी। थर्ड ऑप्शन है
राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। और लास्ट ऑप्शन है स्कूली शिक्षा निदेशालय। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई 5+3+3+4 पाठ्यचर्या संरचना का निर्धारित लक्ष्य क्या है। पहला ऑप्शन है शिक्षार्थियों की विकासात्मक आवश्यकताओं और विभिन्न चरणों में उनकी रुचियों के प्रति उत्तरदायी और प्रासंगिक होना। सेकंड ऑप्शन है सभी छात्रों को कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा के लिए तैयार करना। थर्ड ऑप्शन है ग्रेड 12 के बाद तक व्यावसायिक शिक्षा को समाप्त करना। और लास्ट ऑप्शन है प्रत्येक चरण के लिए भौतिक बुनियादी ढांचे में समानांतर परिवर्तन की आवश्यकता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, शिक्षार्थियों की विकासात्मक आवश्यकता और विभिन्न चरणों में उनकी रुचियों के प्रति उत्तरदायी और प्रासंगिक होना, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन समकालीन विषयों को प्रासंगिक चरणों में शुरू करने का उल्लेख किया गया है। पहला ऑप्शन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजाइन थिंकिंग, समग्र स्वास्थ्य और पर्यावरण शिक्षा। सेकंड ऑप्शन है केवल शारीरिक शिक्षा और खेल। थर्ड ऑप्शन है केवल पारंपरिक भारतीय ज्ञान प्रणाली। और लास्ट ऑप्शन है केवल विदेशी भाषाएं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजाइन थिंकिंग, समग्र स्वास्थ्य और पर्यावरण शिक्षा, है ना। यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजाइन थिंकिंग, होलिस्टिक हेल्थ एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन ग्रेडों में छात्र अपने द्वारा पढ़ी जा रही 3 भाषाओं में से एक या अधिक को बदल सकते हैं। पहला ऑप्शन है ग्रेड 9 या 10 में। सेकंड ऑप्शन है ग्रेड 6 या 7 में। थर्ड ऑप्शन है केवल ग्रेड 1 में। और लास्ट ऑप्शन है कभी नहीं, चुनाव निश्चित है ना। तो इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ग्रेड 6 या 7 में, है ना। तो देखो इसमें क्या कहा गया है कि जो छात्र अपने द्वारा पढ़ी जा रही 3 भाषाओं में से एक या अधिक को बदलना चाहते हैं वे कौन से ग्रेड में आ सकते हैं, 6 या 7 में, मतलब सॉरी कौन सी ग्रेड में ऐसा कर सकते हैं, 6 या 7 में क्या कर सकते हैं कि 3 भाषाओं में से एक या अधिक को बदल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल के विस्तार का निर्धारित उद्देश्य क्या है। पहला ऑप्शन है विदेश में अध्ययन के लिए ऋण प्रदान करना। सेकंड ऑप्शन है छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले छात्रों के प्रगति का समर्थन करना, उसे बढ़ावा देना और ट्रैक करना। थर्ड ऑप्शन है स्नातकों के लिए एक जॉब पोर्टल के रूप में कार्य करना। और लास्ट ऑप्शन है सभी निजी HEI छात्रवृत्तियों को प्रतिस्थापित करना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले छात्रों की प्रगति का समर्थन करना, उसे बढ़ावा देना और ट्रैक करना, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई प्रणाली में HEI को कैसे प्रोत्साहित किया जाएगा। पहला ऑप्शन है सभी संस्थानों को एक निश्चित अनुदान देकर। सेकंड ऑप्शन है प्रत्यायन मानदंडों के आधार पर बढ़े हुए सार्वजनिक वित्त पोषण के लिए एक निष्पक्ष और पारदर्शी प्रणाली प्रदान करके। थर्ड ऑप्शन है उन्हें सभी नियमों से मुक्त होकर काम करने की अनुमति देकर।
और लास्ट ऑप्शन है सभी HEI को एक केंद्रीय विश्वविद्यालय में विलय करके। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रत्यायन मानदंडों के आधार पर बढ़े हुए सार्वजनिक वित्त पोषण के लिए एक निष्पक्ष और पारदर्शी प्रणाली प्रदान करके, है ना। तो इसमें क्या होता है कि इसमें मतलब जो सार्वजनिक HEI के लिए बढ़े हुए सार्वजनिक वित्त पोषण समर्थन के स्तरों को निर्धारित करने के लिए एक निष्पक्ष और पारदर्शी प्रणाली होगी, है ना। उसमें क्या होगा? उसमें प्रणाली प्रत्यायन मानदंडों के भीतर से पारदर्शी पूर्व घोषित मानदंडों पर आधारित होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संदर्भ में नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की क्या भूमिका होगी? पहला ऑप्शन है कक्षाओं में AI के उपयोग को विनियमित करना। सेकंड ऑप्शन है कोर AI में अनुसंधान शुरू करना, एप्लीकेशन आधारित अनुसंधान विकसित करना और AI का उपयोग करके वैश्विक चुनौतियों का समाधान करना। थर्ड ऑप्शन है सभी स्कूलों को AI सॉफ्टवेयर प्रदान करना और लास्ट ऑप्शन है मानव शिक्षकों को मानव शिक्षकों को AI ट्यूटर्स से बदलना। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोर AI में अनुसंधान शुरू करना, एप्लीकेशन आधारित अनुसंधान विकसित करना और AI का उपयोग करके वैश्विक चुनौतियों का समाधान करना, है ना। तो देखो इसमें 2 से 3 चीजें याद रखनी है। पहले तो AI का फुल फॉर्म क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, है ना। और सेकंड है NRF का फुल फॉर्म। NRF का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। क्या है? नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, है ना। और AI का फुल फॉर्म क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो आपको ये 2 फुल फॉर्म याद रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सांकेतिक भाषा के संबंध में नीति की क्या सिफारिश है? पहला ऑप्शन है इसे देश भर में मानकीकृत किया जाएगा और पाठ्यचर्या सामग्री विकसित की जाएगी। सेकंड ऑप्शन है इसे एक नई डिजिटल रूप से बनाई गई सांकेतिक भाषा से बदल दिया जाएगा। थर्ड ऑप्शन है इसे केवल विशेष स्कूलों में पेश किया जाएगा और लास्ट ऑप्शन है इसे 3 अनिवार्य भाषाओं में से एक के रूप में पढ़ाया जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसे देश भर में मानकीकृत किया जाएगा और पाठ्यचर्या सामग्री विकसित की जाएगी। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो शिक्षक गैर शिक्षण गतिविधियों पर बड़ा समय व्यतीत करते हैं उनके लिए प्रस्तावित समाधान क्या है? पहला ऑप्शन है उन्हें अतिरिक्त वेतन दिया जाएगा। सेकंड ऑप्शन है वे अब ऐसे काम में नहीं लगाए जाएंगे जो सीधे शिक्षण से संबंधित नहीं है। थर्ड ऑप्शन है उन्हें यह काम स्कूल समय के बाद करने के लिए कहा जाएगा और लास्ट ऑप्शन है गैर शिक्षण गतिविधियों को छात्रों को आउटसोर्स किया जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हमारी आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। तो बताइए इसका फटाफट से आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? वे अब ऐसे काम में नहीं लगाए जाएंगे जो सीधे शिक्षण से संबंधित नहीं है ना। यानी कि शिक्षकों द्वारा वर्तमान में गैर शिक्षण गतिविधियों पर खर्च किए जाने वाले बड़े समय को रोकने के लिए क्या किया जाएगा? जो शिक्षक हैं उनको अब ऐसे काम में नहीं लगाए जाएंगे जो सीधे शिक्षण से संबंधित नहीं है ना, जो शिक्षण से संबंधित नहीं रखते हैं। ठीक है, उनको उन कामों में नहीं लगाया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अब आगे इसके बाद जितने भी क्वेश्चन होंगे तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में करा देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी ऐसे ही मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।